चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी कैफ गाइडेंस सेशन फॉर दी अपकमिंग ऑटम और वी कैन से अगस्त 2026 अटैम्प्ट। सबसे पहले तो मैं इस सेशन का स्टार्ट लूँगा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन एंड मेरी तरफ से आईक्यू के सारे फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से, आईक्यू की सारी टीम की तरफ से उन सारे पीआरसी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने जो है कल अपना पीआरसी कंप्लीट किया, कल अपना पीआरसी क्वालिफाई किया। ऐसे भी होंगे जिनका अभी पीआरसी का फ़िलहाल एक आधा पेपर रह गया है। हो सकता है कि उन्होंने वो एक पेपर अभी अटैम्प्ट ही ना किया हो, वो आने वाली मार्च अटैम्प्ट में प्लान कर रहे हो, या हो सकता है कि आपने लास्ट अटैम्प्ट में जो जनवरी के अटैम्प्ट थी उसमें दिया हो लेकिन किसी वजह से फ्लंक हो गया हो। तो दोनों सिचुएशंस में हम जो हमारा पीआरसी का रिमेनिंग पेपर है उसको कैसे मैनेज करेंगे और आने वाली जो अगस्त 2026 की अटैम्प्ट है उसमें हमारी कैफ की जर्नी कैसे होगी, हमें कितने पेपर सेलेक्ट करने होंगे, कौन से पेपर सेलेक्ट करने होंगे और किस तरह से ये सारा मामला, किस तरह से ये सारा सिलसिला चलेगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पर फ़िलहाल जितनी ऑडियंस मौजूद है इसमें से मैं अज्यूम कर रहा हूँ या मैं समझ रहा हूँ कि सारे वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक कैफ की अपनी कोई भी अटैम्प्ट नहीं दी और वो अगस्त 2026 के अंदर अपनी कैफ की पहली अटैम्प्ट देंगे। तो काइंडली मुझे कंफर्म करेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं है जो ऑलरेडी लेट्स से मार्च में कैफ दे रहा है और अगस्त में उसकी सेकंड अटैम्प्ट होगी। ये सारे वही हैं जो कि इंशाल्लाह अगस्त के अटैम्प्ट में अपनी पहली कैफ की अटैम्प्ट देंगे। ज़बरदस्त, ठीक है। मेरे लिए इतने कमेंट्स काफ़ी है कि सब ने मुझे तकरीबन कहा कि सर हमारी कैफ के अंदर जो है ना अगस्त के अंदर जो है कैफ की वो पहली अटैम्प्ट होगी। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे वो मौजूद हैं जिनका पीआरसी अल्हम्दुलिल्लाह कल क्लियर हो चुका है, क्वालिफाई हो चुका है, और कितने ऐसे हैं जिनका भी पीआरसी का एक आधा पेपर रह गया है, एक पेपर या दो पेपर लेट से रह गए। ज़बरदस्त, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद यू गाइस कि माशाल्लाह से जितने लोग हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं सबका ही पीआरसी रह गया। सिर्फ एक कमेंट जैसे मेरे पास आया कि सर एक रहता है हमारा पेपर। ज़बरदस्त, तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो मेरी तरफ से और आपको भी और आपकी पूरी फैमिली मेम्बर्स को। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा कि मैं आप लोगों को डिसरिगार्ड या डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन जो आप लोगों ने आज से 3 महीने 4 महीने पहले सीए का आगाज़ किया था तो अभी तक जो आपका टाइम गुजरा है वो समझ लें कि आपके सीए का एक एंट्री टेस्ट था। जिस तरह से आप IB-ALUMS में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो कि एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कुछ करते हो ना, तो इसी तरीके से ये जो पीआरसी का मॉड्यूल है इसका अगर आप नाम भी देखें तो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंस, यानी कि ये सॉर्ट ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, जो आपका आपसे ये चेक करता है कि यार क्या आपके अंदर वो बेसिक, क्या आपके अंदर वो नेसेसरी कॉम्पिटेंस मौजूद है कि यू आर एलिजिबल फॉर सीए। तो नाउ यू हैव डन विद योर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड नाउ यू हैव बिकम एलिजिबल टू स्टार्ट योर सीए जर्नी, टू स्टार्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। देखिए, वैसे तो आपने जब सीए में एंटर होते वक्त ही एक ओरिएंटेशन टाइप चीज़ें ली होंगी कि सीए में सारे मामला किस तरह से चलते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह से पेपर्स, किस तरह से आर्टिकलशिप, किस तरह से क्लासेस, सारी चीज़ें। थोड़ा सा अगर मैं क्विकली इस पर बात करूँ तो सीए की जर्नी में प्री न्यू स्कीम जो आपकी अभी रिसेंटली 2025 की एक नई स्कीम इन फोर्स है, इससे पहले सीए में आपके पास कोई 20 पेपर हुआ करते थे, लेकिन न्यू स्कीम के अंदर इन्होंने कुछ नंबर ऑफ़ पेपर्स को ऑल्टर किया, नंबर ऑफ़ पेपर्स को रिड्यूस किया। लाइक पीआरसी में पहले 5 पेपर्स थे, फिर उसको 3 कर दिया, कैफ के पेपर्स को अनचेंज रखा, फाइनल लेवल पे 8 पेपर की जगह 7 पेपर कर दिया। तो आप इन टोटलिटी मिला जुलाकर कोई जो है ना आप 17-18 पेपर दे रहे होते हो और 2-3 जो है ना आपके सीए जर्नी के अंदर हैंड ऑन कोर्सेज वगैरह आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल डायनेमिक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल कि जब मैं आप लोगों की तरह एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट था और जब मैं अपनी क्लासरूम में बैठकर सीए की क्लासेस लेता था तो हमारे टीचर्स हमें ये बताते थे कि यार जब हमारा कैफ कंप्लीट होता था ना तो हमारे तो घर पे फर्गूसन्स आ रही होती थी, हमारे तो घर पे डिलॉयट आ रही होती थी, हमारे तो घर पे EY आ रही होती थी और हम चूज़ करते थे कि यार मुझे फर्गूसन्स में जाना है, मुझे डिलॉयट में जाना है या मुझे EY में जाना है। ये मैं बात बता रहा हूँ कि जब मैं और सर तहाब पाटिया जो है हम लोग क्लासेस अटेंड कर रहे होते थे तो हमारी टीचर से हम ये सुनते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने शॉर्टेज हुआ करती थी कि क्वालिफाई होने के बाद या कैफ क्वालिफाई होने के बाद फर्म्स कैफ क्वालिफाइड लोगों के घर पर आती थी कि काइंडली अब हमारी फर्म में आ जाए। फिर जिस टाइम पे मैंने और सरताहा ने अपना कैफ क्वालिफाई किया तो टू बी ऑनेस्ट मैंने जब अपना, सरताहा अपनी जर्नी खुद बताएंगे, मैंने जब अपना कैफ क्वालिफाई किया तो फॉर्म्स मेरे घर पर नहीं आई थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने बिग 4 फॉर्म्स में अप्लाई किया था और 4 बिग 4 फॉर्म में से 3 बिग 4 फॉर्म में मेरा हो गया था। मुझे डिसाइड करना था कि यार मुझे KPMG में जाना है, डिलॉयट में जाना है, EY में जाना है और मैंने अकॉर्डिंगली फिर KPMG पिक किया। फिर और सिचुएशन चेंज होती गई, फिर और सिचुएशन चेंज होती गई और अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम एक सिचुएशन के अंदर मौजूद है जहाँ पर आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अपने कोलीग से, अपने दूसरे दोस्तों से, स्टूडेंट से डिस्कस करते होंगे, तो यू विल गेट एन आइडिया
कि यार आज की तारीख में पोजीशन ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और इसी के कंपैरिजन में फर्म जो बच्चा इनटेक कर रही होती है या इंडस्ट्री जो बच्चा इनटेक कर रही होती है उनकी डिमांड का रेशियो थोड़ा कम है, तो एक सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। और जब भी इस तरह का प्रैक्टिकली इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है ना डिमांड और सप्लाई के दरमियान, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट फोर्सेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बन जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग आजकल रिसेंटली देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस और सिल्वर की प्राइसेस शूट कर रही है। इसके पीछे मार्केट फोर्सेस का एक रोल है कि भाई यूएस के अंदर एक मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, यूएस की एक अनसर्टिनिटी चल रही है, यूएस बॉन्ड की वैल्यूएशन में कभी भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा डिप आ सकता है। तो इन्वेस्टर्स जो है वो अब यूएस बॉन्ड से पैसा निकालकर गोल्ड और सिल्वर में एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। तो एक डिमांड सप्लाई का इतना ज़्यादा वॉर क्रिएट हो गया कि प्राइसेस जो है ना वो डेली बेसिस पे शूट अप करती जा रही है। लाइक 10 दिन पहले तक मुझे याद है कि कोई 470 460 की तोला के हिसाब से मैं प्राइस देख रहा था, और अब देख रहा हूँ तो कोई 530 540 के करीब प्राइस पहुंच गई है। हो सकता है कि आज अभी सेशन लेते हुए आज तो मैंने प्राइस नहीं देखी, शायद वो और बढ़ गई हो। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिस तरह से कमोडिटीज़ की प्राइसेस में डिमांड सप्लाई की गैप की वजह से कंपटीशन आ जाता है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज भी काम करती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के केस में सप्लाई ज़्यादा है या कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड अभी इतनी नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे फोर्सेस, अगेन सिर्फ इसमें आईकेप का कसूर, हम आईकेप को कसूरवार नहीं कर सकते, जो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 सालों से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, हमारी जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट है, उन सारी चीज़ों का बहुत सारा इसके अंदर इम्पैक्ट होता है। अब ये वो सारी बातें थी जो आपके पर्सपेक्टिव से या मेरे पर्सपेक्टिव से अनकंट्रोलेबल है। इकोनॉमी ग्रोथ करती है नहीं करती है, क्वालिफिकेशन के बाद कैफ क्वालिफिकेशन के बाद आर्टिस्टशिप की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इकोनॉमी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं या हम इस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? सर, हम इस सिचुएशन में एक्सेल करके ही सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिग 4 के अंदर इंडक्शन हो, आप चाहते हो कि आपका ए कैटेगरी फर्म के अंदर इंडक्शन हो, आप चाहते हो कि आपका टॉप 10 टॉप 20 फर्म के अंदर इंडक्शन हो, तो ये बड़ा ही ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिस्टिंग्विश करो उन सारे कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट से जो आपके साथ कैफ क्वालिफाई कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद अभी रिसेंटली सीए फाइनल का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो एक बच्चा देखा होगा जिसने सीए फाइनल के एक अटेम्प्ट में 6 पेपर पास कर दिए। मतलब आईकेप की हिस्ट्री के अंदर 64 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बच्चे ने एक अटेम्प्ट के अंदर 6 पेपर पास कर दियो और आईकेप को उसके लिए एक सेपरेट गोल्ड मेडल अनाउंस करना पड़ गया कि यार ये तो आईकेप की कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था और इसने जो है ना एक अटेम्प्ट के अंदर 6 पेपर पास कर दिए। मैं टू बी ऑनेस्ट में बताता हूँ कि जब मैंने अपना सीए कर रहा था और मेरा जो है ना सीए के अंदर 2 पेपर्स के अंदर जो है ना मेरी पोजीशन है, एक कैफ के ऑडिट के अंदर, एक सीए फाइनल के गोल्ड मेडल के अंदर, तो मेरा 2 सब्जेक्ट के अंदर जब पोजीशन आई थी और दोनों एक साथ नहीं अलग अलग अटैम्प्ट में आई थी, तो मुझे जो मेरे क्या कहते हैं फॉर्म के लोग थे या मेरे जो कुलीग टीचर थे एज अ किंग समझ ले कि मुझे परसीव करवाते थे कि यार मैंने कोई पता नहीं कितना अनोखा काम कर दिया है, मेरा एक सब्जेक्ट के अंदर मेरिट सर्टिफिकेट आ गया, एक सब्जेक्ट के अंदर गोल्ड मेडल आ गया। और अब जब मैं रिजल्ट देखता हूँ पिछले 7-8 सालों से 10 सालों से जब से मैं टीचिंग में रिजल्ट देखता हूँ, तो किसी बच्चे के 3 गोल्ड मेडल आ रहा है, किसी बच्चे के 4 गोल्ड मेडल आ रहे हैं, किसी बच्चे के 5, मतलब 1-2 अटैम्प्ट पहले एक शाजिया इस्लाम की लड़की थी 5 गोल्ड मेडल, इस अटैम्प्ट में भी एक लड़का था उसके 3 गोल्ड मेडल। मतलब ऐसा लगता है कि यार या तो जेन जी की या जेन अल्फा की जो क्वालिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या आईकेप ने शायद अपना चेकिंग क्राइटेरिया पासिंग क्राइटेरिया या डिफिकल्टी लेवल मिनिमाइज कर दिया। इन शॉर्ट ये सारी सिचुएशन में हमारे लिए सीखने के लिए है कि हमने बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है, जल्द से जल्द कैफ क्वालिफाई करना है, कम से कम टाइम के अंदर कैफ क्वालिफाई करना है, ताकि हम एज अर्ली एज पॉसिबल फर्म की इंडक्शन के लिए एलिजिबल हो। और जितना लेटेस्ट हमारा एफटीएस होगा, जितना लेटेस्ट हमारा कैफ का जो सीआरएन नंबर होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बिग 4 के अंदर, बिग 10 के अंदर, ए कैटेगरी फर्म के अंदर इंडक्शन के चांसेस बन रहे होंगे। अब हो सकता है कि एक तो टेंटेटिव प्लानिंग आप लोगों ने की हो कि हमें अगस्त अटेम्प्ट में कैफ के कितने पेपर्स देने हैं, अगर हम 2 पेपर्स की तरफ जाएंगे, 3 पेपर्स की तरफ जाएंगे, 4 पेपर्स की तरफ जाएंगे, तो पहले मुझे एक रफ आइडिया देंगे आप लोगों ने अपने लिए डिसाइड क्या किया है कि आप आने वाली कैफ की जर्नी को किस तरह से गुजार रहे होंगे। या हम थोड़ा शॉर्ट टर्म अभी देखते हैं, सिर्फ 6 महीनों की बात करते हैं। अगस्त अटेम्प्ट में कितने पेपर्स को अटेम्प्ट करने का सोचा है? 4, 3, 2। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स रिस्पॉन्स है। समझ लें कि 50% स्टूडेंट कहने के सर हम 4 पेपर्स की तरफ जाएंगे, 45% स्टूडेंट ने कहा कि सर हम 3 पेपर्स का डिसाइड कर रहे हैं, 3 पेपर्स को सोच रहे हैं। एक आधे स्टूडेंट ने ये भी कहा कि सर हम 2 पेपर्स का सोच रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोगों से शायद मेरा हो सकता है कि पहला इंट्रैक्शन हो,
लेकिन पिछले 10 सालों से मैं सीए की जर्नी के अंदर हूँ, पिछले 10 सालों से मैं सीए की टीचिंग प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ। और सर ताहा भी इस बात की गवाही देंगे कि जनरली जब मेरे पास स्टूडेंट आता है और मुझे कहता है कि सर मैं एक अटैम्प्ट के अंदर कितने पेपर्स दूँ, चाहे वो कैफ लेवल पे हो चाहे वो फाइनल लेवल पे हो, मैं बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक या बहुत ज़्यादा अनप्रैक्टिकेबल एडवाइस नहीं करता कि यार तुम 4 पेपर्स दो या इससे ज़्यादा पेपर्स दो। रीज़न भी कि हमें स्टूडेंट की एक एवरेज कैपेसिटी का अंदाज़ा है, रीज़न भी हमें आईकैप के डिफिकल्टी लेवल का अंदाज़ा है। तो जनरली मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चे को कहता हूँ कि यार तुम्हें 3 पेपर्स की तरफ जाना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम 3 भी मैनेज नहीं कर सकते, तुम्हें 2 पेपर्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन राइट नाउ पिछली 2-2.5 साल से मैं जो सिचुएशन देख रहा हूँ, लाइक हर अटैम्प्ट के अंदर तकरीबन 600 बच्चा जो है ना आपका क्वालिफाई हो रहा है, 1200 के करीब आपका कैफ क्वालिफाई कर रहा है। और अगेन मार्केट डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल कि फर्म में कितनी जगह है और कितने बच्चों का इंडक्शन होगा। इस सिचुएशन में राइट नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि वी हैव टू इनकरेज यू, वी हैव टू एडवाइज यू दैट यू मस्ट गो फॉर 4 पेपर्स। आप लोगों को 4 पेपर्स देने चाहिए। अगेन मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं इन्फोर्स नहीं कर रहा, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि आपको 4 पेपर ही देने चाहिए। लेकिन एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, एज अ मेंटोर, अगर आप मुझसे एडवाइस पूछेंगे कि सर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मैं अगस्त अटेम्प्ट में कितने पेपर्स देने चाहिए, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू 4 पेपर्स। जो ऑलरेडी 4 पेपर का डिसाइड कर रहा है वो तो 4 पेपर्स ही देंगे, लेकिन जो 3 पेपर्स का या 2 पेपर्स को सोच रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को पुश करें। अगर आप 2 अटेम्प्ट के अंदर, 3 अटेम्प्ट के अंदर कैफ क्वालिफाई कर लेते, थोड़ी जर्नी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल की जर्नी थोड़ी सी टफ होगी, लेकिन फिर वंस यू आर कैफ क्वालिफाइड, उसके बाद आप एक अच्छी फर्म में चले जाते हो। अगेन मैं ये झूठा आसरा नहीं दूंगा कि उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, क्योंकि मैं बचपन से सुनता आया हूँ और मुझे कोई ये कहता है ना कि ये कर लो तो सुकून हो जाएगा, मेरी उस बंदे से बड़ी चिढ़ चढ़ती है। मैट्रिक कर रहा था तो सबने कहा कि बस मैट्रिक में जान लगा दो, एक दफ़ा मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज आ जाएगी तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, फिर सुकून आ जाएगा। फिर जब कॉलेज में गया, कॉलेज में पता चला कि यार अब 2 साल है कॉलेज के, बस इसमें जान लगा लो, इसमें से अच्छे अगर तुम्हारी परसेंटेज आ जाएगी ना तो तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। हमने कहा चलो कॉलेज के 2 साल और सही। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में तो नहीं गए, सीए में आ गए, तो सीए में भी टीचर्स ने ये कहा कि बस ये 2 साल है, ये 3 साल है, ये 4 साल है, ये भी मेहनत कर ली। उसके बाद बिग 4 में आ गए। बिग 4 में आने के बाद कहा कि बस अब तुमने सब कुछ ही तो कर लिया है, फाइनल के 5-6 पेपर्स रह गए, इसको भी क्वालिफाई कर लो, उसके बाद तो फिर दुनिया जन्नत है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता नहीं है। फॉर्म में पहुंचने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद भी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल ही होती जाती है, और दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो मैं ये आपको झूठा आसरा नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट, इनकरेज, एडवाइस ज़रूर करूँगा कि अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ बिग ब्रदर, आई वुड इनकरेज, आई वुड एडवाइस कि यू शुड गो फॉर 4 पेपर्स। और हम पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि ऐसा नहीं कि 4 पेपर आपके ऊपर थोप दिए जाएंगे और वो प्रैक्टिकली या ह्यूमनली मैनेजेबल ही ना हो। मैं सर इब्राहिम वगैरह आप लोगों के साथ इन 4 पेपर्स को हम किस तरह से बड़ा ही एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जिन लोगों ने 4 पेपर्स का सोचा है, यू मस्ट गो फॉर 4 पेपर्स। जिन लोगों ने 3 पेपर्स का सोचा है, आई इनकरेज कि आप अपना थोड़ा सा इसको एनालाइज करें, थोड़ा सा स्टडी शेड्यूल को मैनेज करें और हिम्मत पकड़ें। इंशाल्लाह आप लोग 4 पेपर्स कर सकते हैं। जो लोग 2 पेपर्स का दे रहे हैं, अगेन मैं इनको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि यार नहीं, 2 बहुत कम है। तुम्हारे पास अभी अगस्त तक देखो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने का टाइम है। जुलाई का महीना भी तुम रिवीजन का हटा दो तो तुम्हारे पास 5 महीने प्रिपरेशन का टाइम है। तो 2 पेपर्स तो बहुत कम हो जाएंगे, एटलीस्ट आप लोगों ने 3 पेपर देने हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो है आने वाली अटेम्प्ट के लिए हमें कितने पेपर्स प्लान करने हैं, कितने पेपर्स देने चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक एडवाइस किया कि जिस तरह की डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, जितना ज़्यादा बच्चा कैफ क्वालिफाई कर रहा है, जितनी फर्म में प्लेसमेंट्स की जगहें मौजूद हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू डिस्टिंग्विश योर सेल्फ फ्रॉम ऑल अदर्स दैट आर क्वालिफाइंग कैफ इन योर अटेम्प्ट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना कैफ की जो जर्नी है, कैफ के जो पेपर्स है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट करें। लेकिन जितना ज़्यादा लेटेस्ट आपका एफटीएस होगा, जितनी कम अटैम्प्ट के अंदर आपने पीआरसी और कैफ क्वालिफाई किया होगा, उतने ज़्यादा हायर चांसेस होंगे कि आप बिग 4 में, टॉप 10 के अंदर या ए कैटेगरी फर्म के अंदर इंडक्ट हो सकोगे। अगर आप कैफ करने में ही 2-2.5 साल, 3 साल का अर्सा लगा देते तो फिर ऑब्वियसली आप किसी बी कैटेगरी या सी कैटेगरी के फर्म में इंडक्ट हो रहे होंगे। अच्छा, ब्रेक के दौरान मैं चैट देख रहा था, तो चैट में एक आधे लोगों ने कहा कि सर अगर हमारा पीआरसी का 1 पेपर या 2 पेपर रह गए तो फिर क्या हमें भी 4 पेपर्स देने चाहिए या हम अपने पेपर्स को एडजस्ट करें। लेकिन सर ताहा यहाँ पर अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन मेरा व्यू यहाँ पर यह है कि अगर आपका पीआरसी का अभी भी 1 पेपर रहता है तो भी आपको कैफ के 4 पेपर्स की तरफ जाना चाहिए। मतलब आप यूँ करोगे कि फॉर एग्जांपल आपका 1 पेपर अनफॉर्चुनेटली फ्लंक हो गया है, तो अब आपको उस 1 पेपर को दोबारा से कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको दोबारा से उसके ऊपर बहुत सारा टाइम नहीं लग रहा होगा।
हमारे पास मार्च के अंदर उसका दोबारा से पेपर अपेयर हो रहा होगा, तो हमारे पास जो भी फरवरी का महीना है, जो भी मार्च के कुछ 10-15 दिन है, उसके अंदर हम उस पेपर को बस रेगुलरली अगर 1 घंटा भी रिवाइज करते हैं, 1 घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आई बिलीव दिस इज मोर देन इनफ। और मार्च में हम वो 1 घंटे का अगर डेली बेसिस पर अगर हम 1 आवर जो है वो अपने पीआरसी के एक सब्जेक्ट को दे, तो हम मार्च के अंदर इंशाल्लाह वो उस पेपर को रीअटेम्प्ट करके पास कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ ही हम कैफ की तैयारी को स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके पीआरसी के 2 पेपर रहते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल सिर्फ पीआरसी पे ही फोकस करो, और मार्च के अंदर पीआरसी के जो 2 पेपर्स है उसको कंप्लीट करो, और पीआरसी के पेपर के बाद फिर डिसाइड करना कि आप तुमने कैफ के 2 पेपर्स देने हैं रिमेनिंग टाइम में, या 3 पेपर्स देने हैं, या उस वक्त 4 पेपर्स की पॉसिबिलिटी बन सकती नहीं। लेकिन अगर पीआरसी का 1 पेपर भी रह गया है, तो आई वुड रिकमेंड कि फरवरी के महीने में या जो मार्च के शुरू के 10-15 दिन है, उसमें पीआरसी के पेपर को आप 1 घंटा भी दोगे, तो आपके पास तकरीबन 40-45 डेज हैं। 40-45 डेज में 1 घंटा देने का मतलब है कि आप 40-45 आवर्स उस सब्जेक्ट को दे सकते हो, जिसके अंदर आप वो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करनी है, डेली बेसिस पे एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करनी है। तो इस 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट से आप पीआरसी के पेपर में मार्च में अपेयर हो जाओगे, और साथ साथ आपकी कैफ की जर्नी चल रही होगी। अब इसी दौरान मैं चैट पे ये देख रहा था कि सर अगर हम अगस्त की अटेम्प्ट के अंदर जो है 4 पेपर्स देते हैं, तो 4 पेपर्स मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? 4 पेपर्स मैनेज करना इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा? 4 पेपर मैनेज करना अनप्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 पेपर्स मैनेज करना प्रैक्टिकल बात है, 4 पेपर्स मैनेज करना ह्यूमनली पॉसिबल बात है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ना आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई आपने जो है ना दिन के अंदर कोई 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना है। एक एवरेज स्टडीज टाइम को अगर आप डेली बेसिस पे एवरेज स्टडीज़ को अपना टाइम एलोकेट करते हो, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ या आपकी बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ मुतासिर नहीं भी होती, तो भी आप आसानी से 4 पेपर्स को मैनेज कर सकते हो। देखिए सिंपल सी मैथ्स है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम जिस वक्त ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, आज तारीख है 31 जनवरी 2026। हमारे पास फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, जून का महीना है, और जुलाई का महीना है। तो 6 महीने तो हमारे पास पूरे पूरे। अच्छा, वैसे तो जो कैफ के एग्ज़ाम होते थे ना, वो मार्च और सितंबर के फर्स्ट वीक में हुआ करते थे, वो मार्च और सितंबर के फर्स्ट वीक में हुआ करते थे। लेकिन अब ICAP ने कैफ का जो है ना पेपर टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आप लोगों की जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगी ना, अब आप लोगों की नेक्स्ट अटेम्प्ट होगी अगस्त के महीने में, और अगस्त के महीने में जो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे वो 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के दरमियान होंगे। वो 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक के दरमियान होंगे। यानी कि मेरे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के भी कोई 17 दिन हैं, तो तकरीबन मेरे पास 6.5 महीने अवेलेबल है। तकरीबन मेरे पास 6.5 महीने अवेलेबल है। अब अगर मैं फरवरी से लेकर जुलाई तक के 6 मंथ्स की बात करूं, मैं कहता हूं इन 6 महीनों में से भी तुम जुलाई का महीना हटा दो। जुलाई के महीने में हम कुछ भी लेक्चर्स कवर नहीं करेंगे, जुलाई के महीने में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। जुलाई का महीना हमारा होल एंड सोल कंप्लीटली रिवीजन के लिए होगा। जुलाई का महीना हमारा होल एंड सोल कंप्लीटली वर्कशॉप्स के लिए और पास पेपर्स के लिए होगा। तो जुलाई के भी पूरे 30 दिन, और अगेन अगस्त में भी आपके पास पेपर जो है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो तकरीबन अगर मैं 45 दिन को रिवीजन के लिए अलग भी कर दूं कि भाई जुलाई के महीने में और अगस्त के शुरू के 17 दिन में मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, कुछ लेक्चर्स नहीं लूंगा, मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा, मैं सिर्फ वर्कशॉप अटेम्प्ट करूंगा, मैं सिर्फ पास पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो मैं ये भी 45 दिन हटा देता हूँ। तो अब मेरे पास रह गए 5 महीने। अब मेरे पास रह गए 5 महीने। 5 महीने को अगर हम रफली 30 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है मेरे पास इन टोटलिटी 150 डेज अवेलेबल है। मेरे पास इन टोटलिटी 150 डेज अवेलेबल है। सर लेकिन इस 150 डेज में तो बकरीद भी आ रही है, ईद उल फितर भी आ रही है, मुहर्रम भी आ रहा है, हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार की या घर में कोई शादी भी आ रही है, हो सकता है कोई और फैमिली इवेंट या कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन खुदा ना खास्ता हो जाए, तो इन सारी चीज़ों में भी तो दिन ज़ाया होंगे। यस, चले इसकी भी 30 डेज माइनस कर देते हैं। भाई क्या आप 30 दिन एतकाफ़ में बैठने का सोच रहे हो? 10 दिन एतकाफ़ में बैठ जाओगे, 2-3 दिन जो है ईद उल फितर मना लोगे, 5 दिन ईद उल फितर ईद उल अज़हा मना लोगे। जो अहले तशी कम्युनिटी के लोग हैं वो हो सकता है 3-4 दिन मुहर्रम के दिनों में इंगेज हो जाएंगे, बाकी फैमिली इवेंट्स को मिला ले तो भी आप 30 डेज बाहर कर दें, स्टिल आपके पास 120 डेज बचते हैं। स्टिल आपके पास 120 डेज बचते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कैफ के शुरू के 4 सब्जेक्ट्स हैं, कैफ 1 दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, कैफ 2 दैट इज़ टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, कैफ 3 दैट इज़ डेटा सिस्टम एंड रिस्क, एंड कैफ 4 दैट इज़ बिजनेस लॉ डायनेमिक्स।
कैफ 1 का कोर्स, चूँकि कैफ 1 एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अकाउंटिंग के सवालों को हाथ से सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं कह सकता हूँ कि कैफ 1 का कोर्स जो है वो 100 से 120 आवर्स का है। कैफ 2 टैक्सेशन का पेपर है, जिसके अंदर 50% थ्योरेटिकल पोर्शन है, 50% न्यूमेरिकल पोर्शन है। इसका कोर्स तकरीबन 100 आवर्स का है। कैफ 3 और कैफ 4 टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर नंबर क्रंचिंग, यहाँ पर प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, यस थ्योरेटिकल प्रैक्टिस हो रही होती है, लेकिन इसके कोर्स जो है वो लेस देन 100 आवर्स के है, तो आप अंदाजन 80 आवर्स पकड़ लें। तो इसका मतलब है कि चारों सब्जेक्ट के अगर मैं ऑन एन एवरेज आवर्स देखूँ ना, लेक्चर आवर्स, तो ये तकरीबन 350 टू 400 आवर्स बनेंगे, तकरीबन 350 टू 400 आवर्स बनेंगे। आपके पास दिन कितने अवेलेबल है? 120। अब यहाँ पर लेक्चर्स कवर करने से आपका पेपर पास नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर्स को देख लेने से आपका पेपर पास नहीं होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ज़रूरी है कि आपकी सेल्फ स्टडीज़ भी हो, आप डेली बेसिस पे चीज़ों को रिवाइज भी करें, आप डेली बेसिस पे चीज़ों को प्रैक्टिस भी करें, तो जाके आपका पेपर आने वाली अटेम्प्ट के अंदर इंशाल्लाह लाजमी पास होगा। और एक सिंपल सी इक्वेशन ये है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जितना लेक्चर आवर्स का ड्यूरेशन होता है ना, तकरीबन उतनी ही आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट के 100 घंटे के आवर्स हैं, तो आपने 100 घंटे के लेक्चर्स भी कवर करने हैं और साथ साथ 100 घंटे की सेल्फ स्टडी भी करनी है। 200 घंटे के अंदर आप ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार कर सकते हो। अगर एक सब्जेक्ट के 80 आवर्स के लेक्चर्स हैं, तो आपने 80 आवर्स के लेक्चर्स कवर करने हैं, 80 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, 80 आवर्स सेल्फ रिवीजन को देने, आप ये पेपर मैनेज कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन सारे लेक्चर्स को कवर करता हूँ और इन सारे सब्जेक्ट्स की डेली बेसिस पे रिवीजन करता हूँ, यानी कि इनको सिंपली मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, तो इसका मतलब है मुझे आने वाले 120 दिन के अंदर, आने वाले 5 महीनों के अंदर कोई तकरीबन 750 टू 800 आवर्स अपनी पढ़ाई को अलोकेट करने होंगे, कुछ 750 टू 800 आवर्स अपनी पढ़ाई को अलोकेट करने होंगे। और ये अगेन, ये मैं सारी चीज़ें बहुत मैक्सिमम साइड पे लेके जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम चीज़ों को रखते हुए आपके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ कि आप देख सकें कि यार ये किस तरह से 4 पेपर आने वाली अटैम्प्ट के लिए ह्यूमनली प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगे। अब अगेन 800 घंटे देखने में बहुत लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इन 800 घंटों को सिंपली 120 से डिवाइड कर दो, अगर आप इन 800 घंटों को सिंपली 120 से डिवाइड कर दो, तो ये तकरीबन आता है 6.5 से 7 आवर्स पर डे, 6.5 से 7 आवर्स पर डे। क्या मैं दिन के 24 घंटे में से 6.5 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को नहीं दे रहा? मैं आपसे दिन का 1/3 से भी कम टाइम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे दिन का 1/3 तकरीबन टाइम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीए जैसी क्वालिफिकेशन के लिए, जो कि मेरा ज़िंदगी भर का साथ होगा, मेरा ज़िंदगी भर का ब्रेड एंड बटर होगा, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर होंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर एंटर होंगे, तो इस स्टूडेंट फेज के अंदर क्या हम अपने 24 घंटों में से 6.5-7 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं या नहीं? अपने आप से सवाल पूछे। इफ़ द आंसर इज येस, देन दिस इज ह्यूमनली पॉसिबल। ये सारी चीज़ें आपके सामने कैलकुलेशन मैंने परफॉर्म की है, कोई चीज़ अलग से लेकर नहीं आया कि अगर आप अपनी दिन के 24 घंटे में से 6.5-7 घंटे अपनी पढ़ाई को देते हो, अगेन 24 घंटे में से तुम 8 घंटे सोने के निकाल दो, बाकी के 8 घंटे अगर तुम जिम करते हो, कोई स्पोर्ट्स करते हो, दोस्तों में बैठते हो, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हो, घर के काम करते हो, उसके लिए भी निकाल दो, तुम्हें 6.5 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को डेली बेसिस पे देने। लेकिन अगेन ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब ये टाइम आप पूरे 120 दिन में कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हो। अगर आप 1-1.5 महीने तक 2-2 घंटे पढ़ते हो और फिर ये सोच रहे हो कि मैं आखिर के 2 महीने के अंदर दिन में 12-12 घंटे पढ़ लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आज से यानी कि कल से ही अगर आप डेली बेसिस पे 6.5-7 घंटे अपनी पढ़ाई को देते हो, ये बिल्कुल ह्यूमनली पॉसिबल है, ह्यूमनली मैनेजेबल है। अगेन इस 120 दिन के अंदर मैंने 30 दिन दोनों ईद के, मुहर्रम के, एतकाफ़ के, कज़न की शादी के निकाल दिए। 45 दिन मैंने टोटली रिवीजन के लिए रखे, ये बहुत होते हैं। 45 दिन मैंने टोटली रिवीजन के लिए रखे, ये बहुत होते हैं। तो 45 दिन रिवीजन की भी अलग कर दिए, शादी ब्याह की भी दिन अलग कर दिए, तो भी तुम्हारे पास 120 दिन है। इस 120 दिन में अगर तुम 6.5-7 घंटे पढ़ते हो पर डे बेसिस पे, तो तुम्हारे पास ये चारों सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी कवर होंगे, इन चारों सब्जेक्ट की सेल्फ रिवीजन, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडीज़ भी कवर हो रही होगी। टारगेट देंगे आपको, सिंपली क्या करना है सर? टारगेट हमें ये करना है कि हम डेली एक सब्जेक्ट का 1 आवर का लेक्चर कवर करेंगे और एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट को डेली 1 आवर का लेक्चर और 1 आवर की सेल्फ स्टडी। यानी कि मैं लेट से मंडे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता हूं, तो मैं 1 घंटे एफएआर का लेक्चर देखूंगा, 1 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, 1 घंटा टेक्स्ट का लेक्चर देखूंगा, 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, 1 घंटा एफ3 का लेक्चर देखूंगा, 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा।
तो आपने डेली चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है, 1 घंटे का लेक्चर कवर करना है, 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत होता है। और आपने अपनी 4.5-5 महीनों की जो रिमेनिंग जर्नी है वो कवर करनी है। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जून आपके चारों कोर्सेज अफेक्टिवली 100% कंप्लीट हो चुके होंगे, और फिर आप जो है क्या कहते हैं जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में कंप्लीट रिवीजन कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह अगस्त के अटेम्प्ट अपनी ग्रुप ए की पासिंग अटेम्प्ट बना रहे होंगे। कॉमन सवाल थे, उनको मैं थोड़ा सा एड्रेस कर देता हूँ। 2-3 चीज़ें। नंबर 1, ज़्यादातर लोगों ने पूछा कि सर हैंड ऑन कोर्स के हवाले से गाइड कर दें। देखें, आईकेप की जो ये सीए की जर्नी है ना, इसमें इन टोटलिटी आपको जो है ना 3 हैंड ऑन कोर्सेज या 4 हैंड ऑन कोर्सेज करने होते हैं। 2 आपको कैफ लेवल पे करने होते हैं बिफोर इंडक्शन इन द फर्म, और अगर आपने ये 2 हैंड ऑन कोर्सेज कवर नहीं किए, एक एमएस ऑफिस का होता है और एक प्रेजेंटेशन का होता है, तो आपकी फर्म में इंडक्शन स्टार्ट नहीं होती। और 2 हैंड ऑन कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपका वो सीए फाइनल लेवल पे करने होते हैं, यानी कि जब आप फर्म में चले जाते हो तो सीफैप के साथ करने होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो मुझे कैफ लेवल पे 2 हैंड ऑन कोर्सेज करने हैं एमएस ऑफिस के और प्रेजेंटेशन के, वो मुझे किस टाइम करने चाहिए? तो आइडियली एक हैंड ऑन कोर्स आपको ग्रुप ए के साथ करना चाहिए, एक हैंड ऑन कोर्स आपको ग्रुप बी के साथ करना चाहिए। देखिए, हैंड ऑन कोर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एफएआर, टैक्स लॉ, बिजनेस डायनामिक्स की तरह, वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। पीपी की क्लासेस के अंदर आपको तकरीबन मेरा ख्याल है कि 40 या 50 आवर्स की क्लासेस अटेंड करना होती है, सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेलिटी, और फिर एक फाइनल प्रेजेंटेशन है जो कि आईकेप आपकी कंडक्ट कर रहा होगा, जो आपको आईकेप पैनल, पहले तो ये होता था कि प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके आईकेप को दी जाती थी, अब हो सकता है कि आईकेप के पैनल के सामने आपको 10-15 मिनट की एक प्रेजेंटेशन देनी हो। एमएस ऑफिस में भी आपके पास बेसिक वर्ड एक्सेल के आपको फीचर समझाए जाते हैं और उसका एक सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज बेस आपका एग्जाम हो रहा होगा। तो आइडियल ये है कि तुम एक हैंड ऑन कोर्स ग्रुप ए के साथ करो, एक हैंड ऑन कोर्स ग्रुप बी के साथ करो। एक हैंड ऑन कोर्स जैसे तुमने ग्रुप ए के साथ किया, ग्रुप ए के एग्जाम दिए, अब ग्रुप ए के एग्जाम देने के बाद ग्रुप बी का रिजल्ट आने में भी महीना 1.5 महीना लगेगा, तो उसी वक्त आपने फौरन दूसरा हैंड ऑन कोर्स कर दिया ताकि जब आपका ग्रुप ए का रिजल्ट आ रहा हो तो अब आप अपना सारा फोकस ग्रुप बी के एग्जाम्स के ऊपर देख सकें। दूसरा, कुछ कॉमन क्वेश्चंस के अंदर ये था कि सर ये स्मार्ट लेक्चर्स क्या अभी अवेलेबल हैं, लाइव लेक्चर्स क्या अभी अवेलेबल है, या ये मार्च से क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी? चारों सब्जेक्ट्स का 100% कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट लेक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइव लेक्चर्स जो कि हमने कंडक्ट किए थे, वो 100% डे 1 पे पोर्टल पे अवेलेबल है। आज से, कल से, जिस दिन से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना लगो, आपके पास 100% लेक्चर कंटेंट की फॉर्म में अवेलेबल होगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि जो अभी करंट बैच है कैफ का, जिनके मार्च में एग्जाम है, तो फरवरी के दिनों के अंदर हम उनकी वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करे होंगे। जैसे ही फरवरी के दिनों के अंदर हम उनकी वर्कशॉप से फ्री हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह मार्च के अंदर हम आप लोगों के लिए भी लाइव क्लासेस रिज्यूम कर रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशंस रिज्यूम कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों ने मार्च तक का वेट नहीं करा, फरवरी का महीना ज़ाया नहीं करना। आप अपने स्मार्ट लेक्चर से, लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग से अपना कवरेज वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोगों ने बुक्स वगैरह के हवाले से भी पूछा था, कुछ लोगों ने कहा था कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बता दें। तो हम लोग यहाँ पर इस एजेंडा के साथ मौजूद है कि हम कैफ की गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करें। किसी भी एक सब्जेक्ट के जब आप लेक्चर लेना स्टार्ट करोगे तो हर सब्जेक्ट के अंदर पहला ही लेक्चर ओरिएंटेशन का आ रहा होता है। उस ओरिएंटेशन के लेक्चर के अंदर सर तहा ने, सर इब्राहिम ने, सर खालिद फरीद अब्बासी ने उस सब्जेक्ट का पूरा पोस्टमार्टम किया होगा, उस सब्जेक्ट का पूरा बर्ड्स आई व्यू बताया होगा कि सब्जेक्ट में क्या है, कैसे करना है, किस तरह से लेकर चलना है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडेंस आपको हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन के अंदर मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल का कुछ लोगों ने पूछा, देखिए हम लोग, मैं हो गया, सर ताहा हो गए, सर इब्राहिम हो गए, सारे यहाँ पर सीनियर टीचर मौजूद हैं जिनका सीए के अंदर तकरीबन जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 8 साल, 10 साल, 12 साल, इवन सर ताहा तो मुझसे भी पहले से जो है ना टीचिंग प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड है। तो हर टीचर ने हर सब्जेक्ट की अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक प्रोवाइड की बनाई हुई है। तो जब आप कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड होते हो, पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपके पास सब्जेक्ट की बुक भी होती है, आपके पास सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी होते हैं। इवन हम लोग क्लास के अंदर जो नोटिंग्स कर रहे होते हैं वो भी सॉफ्ट में स्टूडेंट के साथ शेयर कर देते हैं। ऑल्दो कि हम इंकरेज करते हैं कि स्टूडेंट अपनी नोटिंग्स खुद कर रहा हो, लेकिन बुक मटेरियल, समरी, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास पेपर के क्वेश्चंस, उनके आंसर, लेक्चर्स, सारे हथियार आप लोगों के सामने डे 1 से अवेलेबल होंगे। आप लोगों ने टाइम निकालना है, आप लोगों ने मेहनत करनी है और उन हथियारों को चलाना है, उन हथियारों को इस्तेमाल करना है। चाहे आप मुझसे पढ़ें, किसी और टीचर से पढ़े, आईक्यू से पढ़े, किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़े, बुक के हवाले से आई वुड हाइडली इनकरेज कि आप जिस टीचर से क्लास ले रहे हैं उसकी बुक आपने लाजमी परचेज करनी है, उसकी बुक आपने लाजमी फॉलो करनी है। क्योंकि देखो, हर टीचर का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक अपना तरीक़ेकार, अपनी एक सीक्वेंस, अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक टीचर से क्लासेस ले रहे हो और आप बुक कोई डिफरेंट इस्तेमाल करें, तो फिर आपके पास टीचर्स के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, टीचर का मटेरियल कहाँ से आएगा? तो जिस टीचर से आप क्लासेस ले रहे हो उसकी बुक तो आपने लाजमी परचेस करनी है। इसी के पैरेलल सवाल ये है कि क्या मुझे आईकेप की बुक परचेस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगेन आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप अभी ये डिसाइड करें।
जब आप एक टीचर के साथ क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे उसका मटेरियल क्या, इसका मटेरियल कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, क्या उसकी मटेरियल, क्या उसकी बेसिस, क्लासेस की बेसिस पे मैं आईकेप के पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। इफ द आंसर इज यस, इसका मतलब है आपको आईकेप की बुक पे अपना टाइम और अपनी कॉस्ट इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछें, मैं FAR1 और टेक्स्ट पढ़ाता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को डे 1 से कहता हूँ कि आपको आईकेप की बुक देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आईकेप की बुक में जितना कंटेंट है, आईकेप की बुक में जितना कोर्स कंटेंट है, जितने कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ मैंने अपनी बुक में कवर कर लिए। तो अगर वही चीज़ तुम्हें दो अलग अलग बुक से डबल डबल पढ़ना है तो दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। आप एक मेरी बुक पे फोकस करें, आपका आईकेप का 100% कोर्स कवर हो जाएगा। अब उस बुक से सॉफ्ट में पढ़ना है या हार्ड कॉपी में पढ़ना है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप हार्ड कॉपी में परचेस करना चाहते हैं, आप हार्ड कॉपी में परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज बुक की जो सॉफ्ट कॉपीज हैं, सॉफ्ट वर्जन हैं, वो आपके पास अवेलेबल होगी। किसी ने नोटिंग के हवाले से पूछा कि सर नोटिंग मैं करूंगा तो डबल तो नहीं हो जाएगी, ट्रिपल तो नहीं हो जाएगी, स्मार्ट क्लासेस में नोटिंग नहीं होती। देखिए समझे स्मार्ट क्लासेस का फॉर्मेट किस तरह का है। स्मार्ट क्लासेस में जो हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देखते हैं ना, वो स्मार्ट क्लासेस की फॉर्मेट में होता है। चीज़ें एनिमेट होकर आ रही होती है, चीज़ें पिक्चर्स की फॉर्म में आ रही होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम सवालों को सॉल्व करते हैं, तो वो मैं भी इसी तरह के आईपैड के ऊपर ही सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ, एज इफ कि मैं रजिस्टर में सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑनलाइन आपको दिखाना है तो मैं आईपैड में सॉल्व कर रहा हूँ। तो वो जो सवालों की प्रैक्टिस है, वो हम रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट अपने हाथों से सवालों को खुद सॉल्व करे, मुर्तुज़ा कायद की लिखावट को फॉलो ना करें। क्योंकि जब तक आप एक सवाल को अपने हाथों से अटेम्प्ट नहीं करोगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तो उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जो थ्योरी है, जो नोट्स है, वो आपके साथ सॉफ्ट में भी शेयर होंगे, बुक में भी मौजूद हैं, लेकिन जो सवालों की प्रैक्टिस आंसर्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम आपके सामने हाथों से सॉल्व कर रहे होंगे, और वो सारे आपने खुद अपने रजिस्टर में कॉपी करने हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पहले शुरू के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें, फिर 2-3 महीने बाद 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप डे 1 से सारे सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलें। अगेन सिंपल सी इक्वेशन है, आपने डेली बेसिस पे 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देने, 4 घंटे लेक्चर्स, 4 घंटे प्रैक्टिस। तो डेली एक एक सब्जेक्ट का 1 घंटे का लेक्चर कवर करो, 1 घंटे की प्रैक्टिस करो, 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे की प्रैक्टिस, और डेली इस तरह से आपने 6.5-7 घंटे देने अपने। अच्छा, टेस्ट का पूछा किसी ने, और ये पहले भी किसी ने पूछा था। तो हम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में समझ लिए कि 3 फॉर्म ऑफ टेस्टिंग कर रहे होते हैं। एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हर चैप्टर की कंप्लीशन पे, यानी कि हर चैप्टर की कंप्लीशन के जो है ना नेक्स्ट वीक में एक मॉक कंडक्ट किया जाता है। फिर जब तकरीबन आपका 40-50% कोर्स कवर हो जाता है, तो उसके बाद हम एक मिड टर्म टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं, और मिड टर्म के बाद अगेन जो चैप्टर होते जाएंगे उसके मॉक कंडक्ट हो रहे होंगे। और फिर जब आपका 100% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपका एक फाइनल मॉक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स के हवाले से पूछा है। मुझे इसका एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिटेल में आइडिया नहीं है, लेकिन जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उस हद तक आपको गाइड कर देता हूँ कि पहले आपका PRC में एक BWCBS का पेपर हुआ करता था। आईकेप ने वो पेपर ख़त्म करके एक इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, और इस इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स की जो टेस्टिंग है ना, वो ब्रिटिश काउंसिल कर रहा होगा। अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल क्या है, किस तरीके से ये कोर्स हो रहा होगा, तो इसके हवाले से मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ब्रिटिश काउंसिल जो है वो एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि दुनिया भर में आइल्स के एग्जाम कंडक्ट करता है। आई डोंट नो कि आप लोगों को आइल्स के बारे में मालूम है या नहीं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो आई होप कि आपने अपनी फैमिली में या अपने आसपास के लोगों से किसी ना किसी से आइल्स के बारे में सुना ही होगा। आइल्स के अंदर ना इंग्लिश के 4 एग्जाम हो रहे होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के। तो आईकेप ने अपना ये इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स की जो टेस्टिंग है वो ब्रिटिश काउंसिल को आउटसोर्स की है। तो मोर और लेस आइल्स के फॉर्मेट पे ही आपका जो है ना इस तरह का एक इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स हो रहा होगा। अगेन कोई रॉकेट साइंस कोर्स नहीं है, सिंपल अंग्रेजी का टेस्ट होता है, सिंपल लिसनिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट, राइटिंग टेस्ट और रीडिंग टेस्ट हो रहा होता है। तो अगेन मैं अगले 5-6 महीने आपको कह रहा हूं कि आप अपना फोकस रखें ग्रुप ए के 4 पेपर्स पे, और इसके साथ साथ एक हैंड ऑन कोर्स पिक कर लें। जैसे ही ग्रुप ए के एग्जाम से आप फ्री होंगे, आपके पास महीने 1.5 महीने का एक गैप आएगा, क्योंकि ग्रुप ए का रिजल्ट आने में 1 महीना 1.5 महीना लगता है। उस टाइम पे अपना दूसरा हैंड ऑन कोर्स इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। वंस ग्रुप ए का रिजल्ट आए, उसके बाद अब आपकी ग्रुप बी की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। रूमा स्मार्ट क्लासेस में भी टेस्ट कंडक्ट होंगे। टेस्ट का हम इस तरह से करते हैं कि जो भी टेस्ट होता है वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और पोर्टल के ऊपर शेयर हो जाता है, और फिर स्टूडेंट अपना आंसर जो है वो पिक्चर की फॉर्म में हमसे शेयर कर रहा होता है, और फिर हम उसको चेक करके मतलब मार्क्स वगैरह दे रहे होते हैं। जुल्फी, हैंड ऑन कोर्सेज की प्रैक्टिस, सैयदा, हैंड ऑन कोर्सेज की प्रैक्टिस के लिए आपको सेपरेट डेज एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आईकेप की रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है ना कुछ क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, और फिर उसका जो है ना एग्जाम देना होता है। पीपी में आपको एक प्रेजेंटेशन देनी होगी आईकेप के पैनल के सामने, और MS ऑफिस में आपका जनरली एक MCQs बेस्ड टेस्ट कंडक्ट हो रहा होगा। लेकिन अगेन आईकेप इसकी भी जो है ना डिटेल्स वगैरह फर्दर अनाउंस करेगा।
अच्छा, एक ये बख्तावर ने बताया कि सर अवेज कासमानी ने जो है ना इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स के हवाले से एक 7 फेब को सेशन अरेंज किया, क्योंकि सर अवेज इस सब्जेक्ट को देखते हैं, तो आई वुड इनकरेज कि आप वो 7 फेब वाला सेशन अटेंड करें। तो उसके अंदर सर अवेज कासमानी आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स के हवाले से सारी चीज़ें डिटेल में गाइड कर देंगे। एहतशाम, पिछली 3.5 साल में तकरीबन हमने 7 बैचेस कंडक्ट किए, और 7 बैचेस के रिजल्ट को देखते हुए, स्टूडेंट्स के फीडबैक को देखते हुए, वी वुड हाईली इनकरेज कि आप स्मार्ट सेशंस अटेंड करें। रीज़न बीइंग कि जो कोर्स लाइव क्लासेस में 100 आवर्स में कवर हो रहा है, वही कोर्स स्मार्ट क्लासेस में आपका 60-70 आवर्स में कवर हो जाएगा। और आज की तेज़ दुनिया के अंदर आपका एफिशिएंट होना, आपका इफेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। तो अब अगर वही चीज़, वही कवरेज, वही क्वेश्चंस, वही प्रैक्टिस अगर हमारी कम टाइम के अंदर कवर हो सकती है, हम अपनी सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो वी डेफिनेटली इनकरेज कि यू शुड गो फॉर स्मार्ट क्लासेस। अच्छा, जो बख्तावर लाइव क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, बिल्कुल लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी पोर्टल पे मिलती है। और अब मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि अगर हमारा पीआरसी का कोई भी पेपर रहता है, चाहे वो अकाउंटिंग का रहता हो, चाहे वो क्यूटी का रहता हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का रहता हो, मैं ये कहूँगा कि आपके पास जो फरवरी का महीना और मार्च के 10-15 दिन है, आप डेली पीआरसी को सब्जेक्ट को 1-1.5 घंटा देंगे, तो आप मार्च में उस पेपर को पास करने की पोजीशन में होंगे। और साथ साथ आप अपने 6.5-7 घंटे अपनी कैफ की जर्नी को दें। मतलब फैब का महीना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा होगा अपने पीआरसी के सब्जेक्ट के लिए, लेकिन मार्च में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कैफ पे फोकस करना होगा। अफान, इंटर्नशिप का क्या मतलब है? अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैं कैफ के साथ साथ इंटर्नशिप स्टार्ट कर दूं, तो इसका आंसर है नो। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ अपने ग्रुप ए ग्रुप बी पे फोकस करना है। वंस आपका कैफ क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। अब आर्टिकलशिप के लिए वी विल थ्राइव कि हमारा बेस्ट फर्म के अंदर हो, बिग 4 के अंदर हो, एक कैटेगरी में हो, टॉप फर्म के अंदर हो रहा हो। लेकिन ऑब्वियसली सिचुएशन को देखते हुए जिस फर्म में हमें एलिजिबिलिटी मिलेगी, हम वहाँ पे जा रहे होंगे। अगेन हसान, सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन हम सब्जेक्ट की गाइडेंस वीडियो, सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन वीडियो में करेंगे, लेकिन टेक्स्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि अगर चलो तुमने पूछ ही लिया है कि टेक्स्ट के अंदर क्रैमिंग का जो पोर्शन है वो तकरीबन पूरे कोर्स का 30% है हार्डली। अच्छा सर, स्मार्ट क्लासेस में अगर वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? वंस यू आर रजिस्टर्ड, तो आपको एक डेडिकेटेड रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर पब्लिक ऑडियंस नहीं होगी, सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे। वहाँ पे हर सब्जेक्ट का टीचर, हर सब्जेक्ट का टीचर असिस्टेंट मौजूद होगा। आप पढ़ते हुए जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह आएगी, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहे होगे, और टीचर के असिस्टेंट उस पर आंसर कर रहे होंगे। और साथ साथ हमारी मार्च से वैसे भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप व्हाट्सएप मैसेज में लिख नहीं पा रहे, तो फिर आप वो लाइव क्लास में अटेंड करके टीचर से वर्बली पूछ सकते हो। जी मलाइका, कंपनी लॉ के भी लाइव लेक्चर्स पोर्टल पर अवेलेबल है। नहीं तला, FAR 1 में करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर ही अब डिलीट हो चुका है, और खुद से सीक्वेंस बनाने की होशियारी ना करें। जिस सीक्वेंस में टीचर ने पढ़ाया है, वो एक तजुर्बे से, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब्जेक्ट को लेकर चल रहा होता, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टीचर से पढ़े, लेकिन टीचर के सीक्वेंस को फॉलो करें, अपने हिसाब से चीज़ों को हैपासेट ना लेके चलें। उमर, हम बात कर रहे हैं कि कैफ कम से कम टाइम में आपने निकालना है, और आप अभी से सोच रहे हैं कि यार कैफ की मेरे पास मैक्सिमम कितनी ज़्यादा अटैम्प्ट है। मसमा, अगर आप मार्च में PRC 1 और PRC 2 पहली बार अटैम्प्ट कर रही हैं, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अभी आप कैफ को ना देखो। अभी आप सिर्फ PRC के 1 और 2 का जो पेपर है, मार्च तक उसकी तैयारी करो और उसको क्लियर करो। वैसे जैसे ही आपका मार्च में PRC के ये 2 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप उस वक्त डिसाइड कीजिएगा कि आप मुझे रिमेनिंग टाइम में कैफ के 2 पेपर्स देने, 3 पेपर्स देने, या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं 4 पेपर्स मैनेज कर लूँ। देखिए, ICAP में रजिस्ट्रेशन कब करवानी है, आई थिंक दिस शुड नॉट बी द एजेंडा ऑफ दिस सेशन। ये सारी चीज़ें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और ICAP का जो स्टाफ है वो ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। उनाइसा, लीगली ICAP के कानून के अंदर इस बात की इजाज़त है कि आर्टिकलशिप पाकिस्तान से बाहर कंडक्ट की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये भी देखना होता है कि क्या वो फॉर्म हमें पाकिस्तान से बुलाने में ख्वाहिशमंद है भी या नहीं। तो मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि हाँ आप पाकिस्तान से बाहर दुबई मलेशिया में आर्टिकलशिप कर सकते हैं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर वो फॉर्म इंटरेस्टेड है आपको बुलाने में, वो आपके अंदर ऐसा चाम देखती है कि वो पाकिस्तान से आपको दुबई बुलाती है, तो ICAP के कानून इस बात की बिल्कुल इजाज़त देते हैं। जी दाऊद, मार्च में जब हम कैफ 2 की लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो हम इनकम टैक्स के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। अफान, मैं अगेन इस पे पहले भी आंसर कर चुका हूँ। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने Day 1 से चारों सब्जेक्ट्स लेकर चलना है।
आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप 2 सब्जेक्ट्स 2 महीने पढ़ें फिर 2 सब्जेक्ट्स 2 महीने पढ़ें। जी मोहसिन, जो अभी रजिस्टर्ड होगा उसमें स्मार्ट क्लासेस भी मिलेगी और लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और मार्च से हमारी नई लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी। देखिए, उन्हें जितने भी हमारे मॉक्स और टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो सारे ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पे और पोर्टल के ऊपर शेयर किए जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स के लिए कैंपस तक आना फिजिबल नहीं है वो घर बैठ के भी टेस्ट दे सकता है, और कैंपस में भी हम ऑप्शन रखते हैं कि अगर आप फिजिकली कैंपस में आकर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप कैंपस में भी आकर टेस्ट दे सकते हैं। नहीं अबीरा, बीएलडी बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स नहीं है, बीएलडी एक ही सब्जेक्ट है। आईकैप ने न्यू स्कीम के अंदर जब कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ का पेपर मर्ज किया तो उसने दोनों का कोर्स कंटेंट भी कम किया है ताकि वो एक सब्जेक्ट बन सके। मलाइका, जो पी वाली क्लासेस होती हैं, यस वो फिजिकल लेनी होती है, ऑफिस वाली क्लासेस को फिजिकल लेने का कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। उबैद, देखिए व्हाट इफ़ की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना आई डोंट थिंक कि कोई एडवाइजेबल होगा। व्हाट इफ़ कि अगर आपने 3 दिए और 2 निकल गए, फिर आपके 1-2 साल और 1.5 साल एक और बढ़ रहा होगा। तो वी विल पुट आवर मैक्सिमम एफर्ट्स, वी विल स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में मेहनत रखी है, रिजल्ट अपने हाथ में रखें। अगर 4 पेपर दिए हैं और 3 निकल गए तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। 4 पेपर देकर 3 निकालना बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी डिसाइड करोगे कि यार अब मेरे पास ग्रुप बी के 4 पेपर्स हैं, ग्रुप ए का 1 पेपर है, तो अब मैंने 3 देने, 4 देने या 5 देने, तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी उस हिसाब से डिसाइड होगी। अभी मेरे पास अगस्त की अटेम्प्ट है, मैं अभी इतना आगे का क्यों सोच रहा हूँ। सादिया, डिफरेंट सब्जेक्ट की यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं FAR की बात करूँ, FAR 1 में तुम देखोगे कि मैं हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर के पास पेपर्स करवा देता हूँ। लेकिन टेक्स्ट का डायनामिक थोड़ा डिफरेंट है। टेक्स्ट में जनरली ये होता है कि जब तक हम कोर्स का 60-70% कवर ना कर ले, हम पास पेपर्स को अटेम्प्ट करने की पोजीशन में नहीं आते, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर जो पेपर पूछता है वो पूरे 4-4, 5-5 चैप्टर से मिलाकर पूछ रहा होता है। तो FAR के अंदर तुम हर चैप्टर के साथ उस चैप्टर के पास पेपर कर रहे होगे। जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे पास पेपर्स करोगे। टेक्स्ट में जनरली यूँ चलता है कि 60-70% कोर्स कवर करने के बाद हम पास पेपर्स को करने की पोजीशन में आते हैं। आई होप कि हमने आपकी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की होगी, चीज़ों को क्लैरिफाई किया होगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हो सकता है कुछ रह गए हो, कुछ मिस हो गए हो अनइंटेंशनली, या कुछ सवाल ऐसे जो कि सेशन के बाद आपके जहन में आए, तो आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट है, वहाँ भी पूछ सकते हैं। मीनवाइल जब हमारी मार्च के अंदर लाइव क्लासेस इंटरेक्ट होगी तो हमारी समझ लें कि हफ्ते में 2 से 3 मुलाकात हो रही होगी। तो बीकॉम करना है, ADC करना है, किस तरह से करना है, पावर BI, ये सारी चीज़ें हम थ्रू आउट द जर्नी, ऐसा नहीं है कि आज मेरी और ताहा की आप लोगों से पहली और आखिरी मुलाकात है। अभी तो शुरुआत है। अभी तो तुम्हें अगले 4-5 साल तक जो है ना हमारा ये थोपड़ा देखना है। कैफ ग्रुप A में, ग्रुप B में, CA फाइनल में उगता जाओगे। तुम बोलोगे एक वक्त आएगा कि सर अब जाए हमारी ज़िंदगी से, हमें जो है ना 14 फेब मनाना है। तो इन सारी चीज़ों पे हम वक्त के साथ साथ बात करेंगे। ऑब्वियसली डे 1 पे अगर हम सारी चीज़ें आज ही करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी ओवरलोड हो जाएगी और वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। लेकिन क्लासेस के दौरान ही पावर BI भी बात करेंगे, बीकॉम ADC की इंपॉर्टेंस पे भी बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।